हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आप लोग भी बहुत अच्छे से हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। जो कंटेंट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को 5वीं क्लास में, आशा करती हूँ आप लोगों ने कंटेंट देखा होगा। कंटेंट को आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करिए, तो उसी से संबंधित आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगा, ठीक है। और उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4 है उसमें एक क्वेश्चन है, लुईपा का जन्म कब हुआ था। तो 733 ही राइट आंसर है। एक बहन का मैसेज आया था मेरे पास, तो उसमें जो राइट आंसर है 733 ही है। मैंने 773 मैंने बता दिया है। मैंने टिक उसी पे लगाया है, 733 पर ही टिक लगाया है, लेकिन बोला है मैंने 773। तो हो जाता है कभी कभी, है ना, बोल देते हैं हम थोड़ा सा, तो हो जाता है, कोई बात नहीं। ये जो मेरा घर है वो बिल्कुल रोड पे है, तो ये बहुत सारे शोर होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनके शोर जो है वीडियो में रिकॉर्डेड में जो है आए। तो हो सकता है माइंड उस समय डिस्टर्ब हो गया होगा, तो कोई बात नहीं। आप लोग जो भी गलती है आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दिया करिए, ठीक है। देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। प्रश्नों की संख्या जो है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि टॉपिक 3 थे, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और फागु साहित्य। तो इन तीनों से जो है मैंने क्वेश्चन लिया है, तो संख्या ज़्यादा है क्वेश्चन की। मैंने पूरी कोशिश करी है कि कहीं से भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। फिर भी अगर क्वेश्चन कहीं से भी छूटता है तो मैं उसको जब पूरे आदि काल पे मैं एक अलग से बनाऊंगी प्रैक्टिस सेट, तो उसमें जो है मेंशन कर दूंगी, ठीक है। मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। बाकी आप लोगों को अगर कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताया करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किन क्षेत्रों में किया। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार किससे किया था? हिंदी कविता के माध्यम से किया था, लेकिन किन क्षेत्रों में किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रों में। आगे देखते हैं, रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना गया है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ जो है ऋपुदारम रास होगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैन साहित्य का मूल उद्देश्य क्या था? जो जैन साहित्य था उसका मूल उद्देश्य क्या था? धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म सुधार, जैन धर्म में सुधार, जैन धर्म का पतन, जैन संतों के सम्मान में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार। चौथा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर महावीर स्वामी है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है? जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा चरित और रास शैली। चरित एवं रास शैली हो जाएगा और राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंचपांडव रास, उपदेश रसायन, ऋपुदारम रास या श्रावकाचार। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा पंचपांडव रास। अगला प्रश्न है, पंचपांडव रास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मैं एक्सप्लेन किसी भी क्वेश्चन का इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही होगा या हो सकता है, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने लिए हैं, तो इसलिए राइट आंसर मैं बताती चलूँगी। पंचपांडव रास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरि द्वितीय। मैंने जो है आंसर ही मैंने ऐसे ले लिया, शालिभद्र सूरि द्वितीय, तो अलग से पहचान में आ जाएगा। वैसे कहीं भी ये क्वेश्चन अगर जहाँ भी पूछा गया है तो शालिभद्र सूरि प्रथम, शालिभद्र सूरि द्वितीय, शालिभद्र सूरि तृतीय, शालिभद्र सूरि चतुर्थ, ऐसे करके ऑप्शन आता है, तो आप लोग द्वितीय को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किस लेखक ने नहीं माना है? ये कब नहीं होगा, यहाँ पे गलत है।
प्रश्न फिर से पढ़ती हूँ। भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किस लेखक ने नहीं माना है? यहाँ पे 3 दिए गए हैं, हरिप्रसाद शास्त्री, मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इनमें से जो है किसने नहीं माना है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद शास्त्री। बाकी ये तीनों जो हैं ये भारतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है इसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राइट आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी को। आगे देखते हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? भारतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 205 छंद हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने परवर्ती जैन आचार्य ने किस भाषा को अपने साहित्य को भाषा के रूप में ग्रहण किया? महावीर स्वामी ने परवर्ती जैन आचार्यों ने किस भाषा को अपने साहित्य को भाषा के रूप में ग्रहण किया? प्राकृत भाषा को, अवहट को, अपभ्रंश को या संस्कृत को? राइट आंसर होगा अपभ्रंश को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपभ्रंश को। अगला प्रश्न है, जैन कवियों ने प्रमुख रूप से कौन सी काव्य शैली अपनाई थी? जैन कवियों ने इनमें से कौन सी शैली को प्रमुख रूप से अपनाया था? ये चारों शैली जो है जैन साहित्य की ही है, लेकिन प्रमुख रूप से इन्होंने क्या अपनाया था, कौन सी शैली अपनाई थी, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा रास शैली को, बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा मुनिजन विजय ने संपादन किया था भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन साहित्य में किस प्रकार के काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? जैन साहित्य में किस प्रकार के काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, ये बताना है। राइट आंसर होगा रहस्यात्मक काव्य। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य किन 2 काव्य रूपों में मिलता है? जैन साहित्य किन 2 काव्य रूपों में मिलता है? राइट आंसर होगा मुक्तक एवं प्रबंध। अगला प्रश्न है, ऋपुदारण रास किस भाषा में लिखा गया है? ये जो ग्रंथ है ऋपुदारण रास, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर हमारा सी होगा। ऋपुदारण रास में किन तत्वों का मिश्रण मिलता है? इनमें जो है किन तत्वों का मिश्रण है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिनय, नृत्य और गान। इन तीनों का जो है मिश्रण यहाँ पे मिलता है। अगला प्रश्न है, नयन चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, सावय धम्म दोहा किस कवि के ग्रंथ हैं? ये जो सारे ग्रंथ हैं वो किस कवि के हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा देवसेन के। ये सारे ग्रंथ जो हैं देवसेन के हैं। अगला प्रश्न है, बृहद नयन चक्र की रचना किसने की थी? बृहद नयन चक्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा माइल धवल ने। माइल धवल ने जो है बृहद नयन चक्र की जो है रचना की थी। अगला प्रश्न है, बृहद नयन चक्र का वास्तविक नाम क्या है? बृहद नयन चक्र का वास्तविक नाम क्या होगा? तो राइट आंसर है दव्य सहाव पयास। याद रखिएगा आप लोग, बृहद नयन चक्र का जो है वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास है और इनकी रचना जो कि किसने की थी? तो माइल धवल ने। अगला प्रश्न है, द्रव्य सहाव प्रकाश जिसका नाम दूसरा है दव्य सहाव पयास, यहाँ पे जो है ऐसे रहेगा, पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश में लिखा गया था। ठीक है, ये जो रचना है पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश में लिखा गया था।
अब यह ग्रंथ, जो प्रेजेंट टाइम है, अब यह ग्रंथ किस भाषा में मिलता है। ठीक है, ये जो है ग्रंथ अब किस भाषा में मिलता है ये बताना है। यह ग्रंथ जो है अब जो है ये प्राकृत भाषा में मिलता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, दव्य सहाव पयास किसकी रचना है। दव्य सहाव पयास जो है किसकी रचना है। ये माइल धोल की रचना है, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देखते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धिरास नामक ग्रंथ किसका है। बुद्धिरास नामक ग्रंथ किसका है। बुद्धिरास नामक ग्रंथ जो है शालिभद्र सूरी का ये ग्रंथ है। चंदनवाला रास किसका है। चंदनवाला रास ग्रंथ किसका है। राइट आंसर हो जाएगा आशुक कवि। अगला प्रश्न है, चंदनवाला रास ग्रंथ में कुल कितने छंदों की संख्या है। चंदनवाला रास में कुल कितने छंद हैं। 30, 40, 35 या 45। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 35 छंद हैं इसमें चंदनवाला रास में। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र रास जो 1209 में प्रकाशित हुआ था, यह रचना किसकी है। स्थूलभद्र रास जो है किसकी रचना है। राइट आंसर होगा जिनधर्म सूरी। ये हमारा राइट आंसर होगा, जिनधर्म सूरी की रचना है स्थूलभद्र रास। प्रकाशन वर्ष है इसका 1209। आगे बढ़ते हैं, रेवंतगिरी रास किसकी रचना है। प्रकाशन वर्ष है रेवंतगिरी रास का 1231। ये रचना किसकी है। रेवंतगिरी रास किसकी रचना है। ये रचना जो है विजय सेन सूरी की है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास जो ग्रंथ है ये कितने कड़वकों में विभक्त है। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, 4 कड़वकों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से पल्लड़ कवि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। इनमें से पल्लड़ कवि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आबू रास। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ रास ग्रंथ किसका है। नेमिनाथ रास ग्रंथ किसका है। राइट आंसर हो जाएगा मुनि सुमति गढ़ी। ये गाठी नहीं होगा, सुमति गढ़ी होगा। ठीक है, सुमति गढ़ी होगा, ये मुनि सुमति गढ़ी की रचना है नेमिनाथ रास। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, नेमिनाथ चौपाई राइट हमारा आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ रास ग्रंथ में कितने छंद हैं। यहाँ पे छंद होगा, है ना, कितने छंद हैं। 1231 है इसका प्रकाशन वर्ष। राइट आंसर क्या होगा, कितने छंद पाए जाते हैं नेमिनाथ रास ग्रंथ में। राइट आंसर होगा 58 छंद है इसमें। नेमिनाथ चौपाई किसकी रचना है। नेमिनाथ चौपाई किसकी रचना है। तो राइट आंसर होगा विनय चंद सूरी की रचना है नेमिनाथ चौपाई। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। प्रज्ञा तिलक कलछुली रास, दैलड़ गय सुकुमार रास, सोम प्रभु सूरी कुमार पाल पतिबोध, राजशेखर सूरी पुराण सार। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राजशेखर सूरी की जो रचना है पुराण सार नहीं है। पुराण सार जो रचना है वो चंद्र मुनि का है। ये जो रचना है चंद्र मुनि का है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और राजशेखर की जो रचना है वो नेमिनाथ फागु है। ध्यान रखेंगे आप लोग, राजशेखर की रचना जो है नेमिनाथ फागु है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिनचंद सूरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1284 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, जिनचंद सूरी फागु किसकी रचना है? जिनचंद सूरी फागु किसकी रचना है? तो राइट आंसर जिनचंद सूरी ही होगा। बस इनके आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके ग्रंथ के आगे जो है फागु लगा हुआ है, नाम यही है जिनचंद सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फागु काव्य का अर्थ क्या है? फागु काव्य का अर्थ क्या है? शरद फागु, वसंत फागु, वर्षा फागु या श्रृंगार फागु? राइट आंसर होगा हमारा बसंत फागु। अगला प्रश्न देखते हैं, वसंत फागु रचना का संपादन किसने किया? वसंत फागु रचना का संपादन जो है किसने किया? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में मेरु तुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि काव्य में किस प्रकार की कथाएं संग्रहित हैं? प्रबंध चिंतामणि जो काव्य है मेरु तुंग की रचना है, इसमें किस प्रकार की कथाएं संग्रहित हैं? धार्मिक, रहस्यात्मक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक? राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि काव्य के कथानक के आधार पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? प्रबंध चिंतामणि काव्य के कथानक के आधार पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा चारुचंद्र लेख उपन्यास, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे बढ़ते हैं, 63 शलाका पुरुष चरित रचना किसकी है? 63 शलाका पुरुष चरित रचना नहीं है, ये किसे कहा जाता है? 63 शलाका पुरुष जो है किसे कहा जाता है? किसे कहा नहीं जाता, किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र, ये हेमचंद्र की रचना है। आगे देखते हैं, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों के किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों के किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? महायान, ब्रजयान या सहजयान या हीनयान? राइट आंसर हो जाएगा व्रजयान, ये ब्रज नहीं है व्रज होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, व्रज होगा। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या 9 है, ये सबको पता है, 9 है नाथों की संख्या। सभी नाथों में प्रथम नाथ कौन माने जाते हैं? जो 9 नाथ माने गए हैं, इन 9 नाथों में से जो है प्रथम नाथ कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आदिनाथ, जिनको शिव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाथों में रसायनी नाम से कौन जाने जाते हैं? नाथों में रसायनी नाम से कौन जाने जाते हैं? नाथों में रसायनी नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा नागार्जुन हो जाएगा। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे थोड़ा। राइट आंसर हमारा नागार्जुन हो जाएगा 46 क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? इसमें पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर होगा चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ को जो है पूरन भगत के नाम से भी जो है ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र बंधुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? मिश्र बंधुओं द्वारा इनमें से किसे हिंदी का प्रथम गद्य कवि माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखनाथ ने स्त्री फांस से किसका उद्धार किया था? गोरखनाथ ने स्त्री फांस से किसका उद्धार किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मच्छिंद्र नाथ को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन जो है ये किसका है? कथन दिया गया है यहाँ पे, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव था। यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बालनाथ किसे कहा जाता था? बालनाथ किसे कहा जाता था? सरापा को, मत्स्येंद्र नाथ को, गोरखनाथ को या जलंधर नाथ को? बालनाथ किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलंधर नाथ को जो है बालनाथ भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, सब्दी प्राण संकली, आत्मबोध आदि रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया था? सब्दी प्राण संकली, आत्मबोध आदि रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया?
राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बर्थवाल ने। अगला प्रश्न है, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडली जागरण आदि का महत्व किस साहित्य के अंतर्गत मिलता है? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडली जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाथ साहित्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है, हठ योग के अंतर्गत ह का अर्थ है, ह का अर्थ क्या होगा? सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ह का जो अर्थ है सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हठ योग के अंतर्गत ठ का अर्थ क्या है? हठ योग के अंतर्गत ठ का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा चंद्र। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है? किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप माना है? ये किसने माना है? ये जो है राहुल संस्कृत्यायन ने माना है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, नाथों ने ब्राह्मण को किस कर्मकांड का करारा प्रहार किया है? नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड पर करारा प्रहार किया है? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, कर्मकांड वर्णाश्रम व्यवस्था। आगे देखते हैं, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका सिद्धांत है? जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत जो है नाथों का है। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी प्रवेश, षडचक्र भेदन आदि किसकी साधना के मुख्य अंग थे? कुंडलिनी प्रवेश, षडचक्र भेदन किसकी साधना के मुख्य अंग थे? नाथों के, जैनों के, वैष्णव के या संतों के? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथों के। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथों ने अपने मत का प्रचार प्रसार किस दिशा में किया? दोबारा क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, तो पश्चिम उत्तर में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरख सिद्धांत संग्रह किस संप्रदाय की पुस्तक है? गोरख सिद्धांत संग्रह किस संप्रदाय की पुस्तक है? राइट आंसर बी हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर नाथ को किस पुस्तक के अंतर्गत सिद्धों में गिना गया है? इनको जो है किस पुस्तक के अंतर्गत गिना गया है सिद्धों में? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरख सिद्धांत। इस ग्रंथ में जो है नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर नाथ, इन तीनों लोगों को जो है सिद्धों में भी गिना जाता है। सिद्ध और नाथ ये दोनों में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, किन्हें नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? किन्हें नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने योगी मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ को सिद्धों में भी स्थान दिया? किस साहित्यकार ने योगी मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ को भी सिद्धों में स्थान दिया है? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यायन या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथपंथी योगी किसके कट्टर विरोधी थे? नाथपंथी योगी जो थे वो जो है नारी योग के कट्टर विरोधी थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथपंथ के अनेकों नाम जैसे योग संप्रदाय, अवधूत मत, सिद्धार्थ मार्ग आदि किसने गिनाए हैं? ये सारे नाम जो है किसने गिनाए हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामचंद्र शुक्ल ने? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय से जो है कोई भी कथन या इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर उसमें चांस हमारा राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाथ साहित्य में
इनके कथन जो है ज़्यादा मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गोरख संप्रदाय में बालनाथ या बाल योगी किसे कहा गया है? गोरख संप्रदाय में बालनाथ या बाल योगी किसे कहा गया है? विष्णु शर्मा, गोरखनाथ, जलंधर या बैखानाथ को? राइट आंसर हो जाएगा जलंधर नाथ को। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में बालनाथ का टीका शब्द का उल्लेख मिलता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें बालनाथ का टीका शब्द का उल्लेख पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पद्मावती। पद्मावती ग्रंथ में जो है बालनाथ का टीका शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बालनाथ का टीका जो है इस समय कहाँ स्थित है? बिहार, असम, उड़ीसा, पंजाब। बालनाथ का टीका प्रेजेंट टाइम में जो है कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब में। राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योगी मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? योगी मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णु शर्मा था। अगला प्रश्न है, मत्स्येंद्र नाथ का उपासना नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ का उपासना नाम क्या था? ये चारों नाम मत्स्येंद्र नाथ के ही हैं जो ऑप्शन में हैं। इसमें से आप लोग ध्यान रखेंगे उपासना नाम पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिपलीश देव। पिपलीश देव नाम था उपासना नाम इनका। अगला प्रश्न है, योगी मत्स्येंद्र नाथ किसके गुरु के रूप में विश्वविख्यात हैं? मत्स्येंद्र नाथ किसके गुरु थे? तो गोरखनाथ के गुरु थे। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय किस भाषा की रचना है? कौल ज्ञान निर्णय जो है ये किस भाषा में है? राइट आंसर हो जाए संस्कृत भाषा में है कौल ज्ञान निर्णय। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। राहु संस्कृत्यायन ने गोरखनाथ की समय सीमा क्या माना है? राहु संस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय सीमा क्या माना है? तो राइट आंसर 845 ईस्वी माना है राहु संस्कृत्यायन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ की समय सीमा क्या होगा? 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं या 13वीं? राइट आंसर होगा 9वीं शती। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ की समय सीमा क्या मानी है? इन दोनों लोगों ने गोरखनाथ की समय सीमा क्या मानी है? तो 13वीं सदी का आरंभ में माना है इन लोगों ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के जन्म के संबंध में कौन सा मत सर्वमान्य है? सभी आचार्य ने अपने अपने मत के अनुसार इनकी समय सीमा मानी है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13वीं सदी जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? प्राण साधना को, शून्य समाधि को, मन साधना या वैराग्य को? तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य समाधि। शून्य समाधि को जो है अलख निरंजन की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने हठ योग का प्रवर्तन कर हिंदी साहित्य में षड चक्रों वाला मार्ग चलाया था? सर्वप्रथम किसने हठ योग का प्रवर्तन किया और हिंदी साहित्य में षड चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 81 क्वेश्चन का? तो वो गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ ने चलाया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गोरखबानी नाम से। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? गोरख की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया था, लेकिन इसको किसने किया ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है? गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14। टोटल कितनी रचनाएं हैं इनकी? 40 हैं, जिनमें 14 प्रमाणिक माने गए हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने ग्रंथ इनके जो है प्रमाणिक माने हैं, प्रमाणिक तो 23 ग्रंथ माने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, शबदी पद प्राण संकली शिष्या दर्शन किसकी रचनाएं हैं? ये सारी रचनाएं किसकी हैं? राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ की। अगला प्रश्न है,
नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध रचनाएं किसकी हैं? नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं भी गोरखनाथ की हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवलख पाटर आगे नाच पीछे सहज अखाड़ा, ये पंक्ति किसकी है? नवलख पाटर आगे नाच पीछे सहज अखाड़ा, ये पंक्ति जो है किसकी है? ये पंक्ति गोरखनाथ की है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है अंजनी माही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेलम, ये जो पंक्ति है किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी गोरखनाथ की ही है। अगला प्रश्न देखते हैं मिस्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है? मिस्र बंधुओं ने किसे हिंदी का गद्य लेखक माना है? राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ को माना है मिस्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है गोरखनाथ की रचना प्राण संकली को किसने पूरा किया? गोरखनाथ की जो रचना है प्राण संकली, उसको पूरा किसने किया? ये अधूरा ग्रंथ है, इसको पूरा किसने किया ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ जो है गोरखनाथ के शिष्य थे, इन्होंने जो है प्राण संकली जो इनकी रचना थी गोरखनाथ की, इसको इन्होंने पूरा किया। अगला प्रश्न है भगवान शिव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न इनमें से कौन से नाथ माने जाते हैं? इनमें से कौन से जो हैं भगवान शिव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए थे? तो जलंधर नाथ। राइट आंसर जलंधर नाथ हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था, 91 क्वेश्चन जो है मैंने लिया था सभी टॉपिक से। तो आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन जो है पसंद आए हैं। बाकी आप बताइएगा कोई जो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है वो जो आप लोगों को रट गया होगा, उन क्वेश्चन को जो है मैंने नहीं लिया था। जैसे क्वेश्चन है कि मत्स्येंद्र नाथ किसके गुरु हैं? तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि गोरखनाथ जो है किसके शिष्य थे? तो क्वेश्चन तो वही है, तो इसलिए मैंने इनको दोबारा क्वेश्चन नहीं लिया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया था उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिएगा। आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आप लोग जो है कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि मैं और टीचरों की तरह जो है मैं ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, वो आप लोग बेटर बता पाएंगे। अभी मेरी जो कोशिश है, लेकिन इतना मैं अब श्योर हूँ अपने आप पे, मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को कंटेंट दूँगी वो जो है 100% आप लोगों का जो है उससे जो है आप लोगों का परीक्षा में जो है बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरे पास भी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जो भी कमी है आप लोग बता दिया करिए मुझे। मैं अपनी कमियों से डरती नहीं हूँ, उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।